नमस्कार दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से पहले जो सोचा था वैसा तो होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने भी रिटेलिएशन किया, जिस तरह से गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमला किया, ट्रंप पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं। और यहां पर जो ईरान है वो अब 3 कंडीशंस रख रहा है कि अगर ये वॉर खत्म करना है। ये आप देख सकते हो खबर, ईरान सेट्स 3 कंडीशंस टू एंड वॉर विद यूएस एंड इजराइल। इसको हम डिटेल से देखेंगे कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ईरान ये 3 कंडीशंस जो रखा है, क्या अमेरिका कभी इस बात को मानेगा, और नहीं मानेगा तो आगे होगा क्या एग्जैक्टली। ईरान का बेसिक पर्पस क्या है ये कंडीशंस रखने का, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 2025 का जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, सफलता महोत्सव के दौरान 60% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर आपको मिल जाएगा, प्लस डबल वैलिडिटी इस ऑफर में आपको मिलने वाली है। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई आपको कराई जाती है। 2027 का जो बैच है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको बैच चाहिए, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको डाउट हो बैच से रिलेटेड, ऑफर से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने डिक्लेयर किया है कि जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका और इजराइल के साथ, ये तभी खत्म हो सकता है जब 3 कंडीशंस फुलफिल की जाएंगी। और ये डिमांड बेसिकली ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियन, उनके द्वारा रखा गया। और ये कंडीशंस अगर आप देखोगे, जो मैं आपको बताऊंगा आगे वाले स्लाइड्स में, तो ये सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, ये दिखा रहा है ईरान की ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, उनकी जो मिलिट्री पोस्चर है, नेगोशिएटिंग पोजीशन है, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखो, सबसे पहला जो कंडीशन रखा है ईरान ने वॉर को खत्म करने का, वो है रिकॉग्निशन ऑफ ईरान लेजिटिमेट राइट्स। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस और इजराइल ईरान का जो लेजिटिमेट नेशनल राइट्स है उसको माने, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है समझिए। ईरान बेसिकली रेफर कर रहा है अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से। उसका यह कहना है कि अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी रूल्स और जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, उसके हिसाब से हर एक देश के पास हक है कि वो अपना सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप कर सकता है, और वो चीज ईरान को भी अलाउ किया जाए। ईरान का आर्गुमेंट यह है कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट वो कर रहा है वो एनर्जी के लिए, मेडिसिन के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, जो कि लीगल है। तो ये ईरान का कहना है कि वो अलाउ किया जाए। साथ ही साथ उसका जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको डेवलप होने दिया जाए। मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं, अमेरिका उसको अपोज करता है। ईरान का ये कहना है कि ये बेसिकली हमारा डेटरेंट होगा, मतलब ये डेटरेंट की तरह काम करेगा कि कोई भी देश फ्यूचर में हमारे ऊपर अटैक करने से पहले सोचे। ये हम ऑफेंसिव वेपन के लिए नहीं रख रखे हैं। और तीसरा यहां पर यह चीज है कि ईरान की जो रीजनल इन्फ्लुएंस है इराक में, सीरिया में, लेबनान, यमन में, उसको एज अ मेजर मिडिल ईस्टर्न पावर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए ईरान को। अच्छा, ये जो डिमांड है वो इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? देखो, अमेरिका और जो इजराइल है वो ईरान के ऊपर लगातार आरोप लगाते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। एक्चुअली पिछले 20-25 वर्षों से लगातार यही चीजें चल रही हैं। और साथ ही साथ जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, हौती रेबल्स हो गया, उनको भी वेपन सप्लाई करता है। सो दैट इज वाई ईरान का राइट को अगर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मतलब ईरान का जो लेजिटिमेसी है, उनकी जो मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल पावर है, उसको रिकॉग्नाइज करने जैसा होगा। इसका 2015 से भी कनेक्शन है। 2015 में न्यूक्लियर डील हुआ था जिसका नाम है जेसीपोआ, दैट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। उस समय ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने ईरान के साथ डील किया था कि यहां पर लिमिटेड यूरेनियम एनरिचमेंट अलाउ किया जाएगा ईरान के लिए, और यहां पर जो सैंक्शंस वगैरह है वो लिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आते हैं 2018 में, ये जेसीपोआ से अलग हो जाते हैं, एंड दैट इज वाई उसके बाद से ये पूरी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। फिर दूसरा जो कंडीशन यहां पर ईरान ने रखा है वो है रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है कि वॉर की वजह से जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है ईरान को, उसकी भरपाई की जाए। ईरान का यह कहना है कि जो अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक किया ईरान के अंदर, इसकी वजह से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्ट हो गया है। मिलिट्री बेसेस, एयर डिफेंस सिस्टम, रिवोल्यूशनरी गार्ड इंस्टॉलेशन, ये सब खत्म हो गए हैं। इसके अलावा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे तेहरान में आपने देखा होगा किस तरह से हमला किया गया, ऑयल स्टोरेज के ऊपर, रिफाइनरीज के ऊपर, गैस पाइपलाइन के ऊपर, तो इसका डैमेज भरपाई किया जाए। फिर अर्बन और जो सिविलियन डैमेज है, इंडस्ट्रियल एरियाज, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, सिविलियन कैजुअलिटीज जो हुई हैं, तो इन सब का पैसा ईरान को मिलना चाहिए। और इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आएगा? देखो, ईरान की इकोनॉमी अगर आप देखोगे वो हेविली ऑयल और गैस के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और ज्यादातर ये चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाएगा ईरान का, एक्सपोर्ट लिमिटेड होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। और इसीलिए ईरान आर्गुमेंट ये कर रहा है कि ये जो स्टेट्स ने अटैक किया है, ये जो इजराइल और यूएस ने मिलकर अटैक किया है, इसका रीबिल्डिंग का कॉस्ट उनको मिलना चाहिए।
चाहिए। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि रिपैट्रिएशन किया गया हो। 1919 में आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी को फोर्स किया गया था कि वो पैसा दे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के अकॉर्डिंग। फिर गल्फ वॉर के बाद जो है इराक को भी यहाँ पर रिपैट्रिएशन देना पड़ा। लेकिन मेजर पावर जैसे अमेरिका, क्या आपको लगता है वो कभी मानेगा? मतलब अगर आप रिपैट्रिएशन कर रहे हो, डैमेजेस के लिए पे कर रहे हो, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप हार मान रहे हो। और क्या आपको लगता है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इसको एक्सेप्ट करेंगे? फिर तीसरा है यहां पर जो कंडीशन रखा है वो है इंटरनेशनल गारंटी की फ्यूचर में कोई अटैक नहीं होना चाहिए। मतलब ईरान ये चाहता है कि लीगली बाइंडिंग सिक्योरिटी एश्योरेंस मिले, यूएन बैक्ड गारंटी मिले, फॉर्मल कमिटमेंट मिले कि आगे फ्यूचर में ईरान के ऊपर कभी भी एयर स्ट्राइक, साइबर अटैक, असैसिनेशन, मिलिट्री सबोटाज, ये इस तरह की चीजें नहीं होंगी। ईरान का ये मानना है कि पहले अभी तक ऐसी चीजें नहीं हो पाई क्योंकि वो लीगली बाइंडिंग नहीं थी, लेकिन अब वो लीगली बाइंडिंग चाहता है। ईरान इसलिए इंसिस्ट कर रहा है क्योंकि ईरान के ऊपर आप देखोगे उनके मिलिट्री साइट्स के ऊपर अटैक हुआ, साइबर अटैक्स लगातार होते रहते हैं, जैसे स्टक्सनेट वायरस हो गया, असैसिनेशन होता है उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट के ऊपर, यूएस विड्रॉ कर जाता है JCPOA से। तो ईरान को यह डर है कि मान लो अभी के लिए सीज फायर हो भी जाए, लेकिन फ्यूचर में तो वापस से अटैक स्टार्ट हो सकता है। दैट इज वाई ईरान ये तीसरे कंडीशन में चाहता है कि उसके ऊपर फ्यूचर के जितने अटैक्स हैं वो रुक जाएं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ईरान ने ये कंडीशंस अचानक से कैसे रख दिया? क्योंकि देखो क्या होता है ना, वॉर के समय साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत मैटर करती है। सबसे पहला तो क्या है, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग देना चाह रहा है ईरान। ईरान इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बता रहा है कि देखो हम वॉर नहीं छेड़ रहे हैं, वॉर तो यूएस और इजराइल ने छेड़ा है, हम चाहते हैं कि शांति बनाए रखे और शांति के लिए ये कंडीशंस हैं जो हम चाहते हैं कि वो फुलफिल किया जाए तो वॉर रुक जाएगा हमारी तरफ से। तो ये डिप्लोमेटिक मैसेजिंग होती है दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम वॉर नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मतलब ये कंडीशंस डालकर ईरान अपने आप को पोर्ट्रे करना चाह रहा है कि वो अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड कर रहा है। यूएस और इजराइल एक प्रकार से एग्रेसर हैं। और तीसरा है नेगोशिएशन लीवरेज, मतलब इनिशियली क्या करेगा ईरान, बहुत ज्यादा हाई कंडीशंस रख देगा। मतलब आप सोचो ना, रिपैट्रिएशन की बात हो रही है, फ्यूचर अटैक्स को रोकने की बात हो रही है, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि यूएस और इजराइल माने। लेकिन आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, एकदम हाई कंडीशंस रख देते हो ताकि आगे चलकर जब नेगोशिएशंस होंगे तो एटलीस्ट कुछ बातें तो आपकी मानी जाएंगी। और चौथा है डोमेस्टिक पॉलिटिकल मैसेजिंग। ईरान भी तो अपने लोगों को बताएगा कि देखो हम पीछे नहीं हटने वाले, भले ही वो सुपर पावर होंगे, यूएस होगा, लेकिन ईरान के पास भी पावर है, हम भी उसको सस्टेन कर सकते हैं। तो ये मेन आप कह सकते हो पीछे का मकसद होता है इस तरह के कंडीशंस डालने का। अब क्वेश्चन ये है कि यूएस और इजराइल क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लगता, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर राइट्स को रिकॉग्नाइज करने का मतलब है नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी वीक हो जाएगी। रिपैट्रिएशन का मतलब है कि यूएस और इजराइल हार मान रहे हैं। सिक्योरिटी गारंटी का मतलब है कि आगे आगे चलकर डिटरेंस के ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, कि फिर तो ईरान कभी भी चाहे तो अपना न्यूक्लियर वेपन वगैरह तैयार कर लेगा। सो दैट इज वाई नेगोशिएशंस बेसिकली फोकस होगा मे बी शायद टेम्पररी सीज फायर पर, प्रिजनर एक्सचेंज पर, मतलब इस तरह की चीजों पर होता है। जनरली ये जो कंडीशंस ईरान ने रखा है वो शायद कभी भी फुलफिल नहीं हो। अच्छा, ये सारी चीजें वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए क्यों मैटर करती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप सब जान रहे हो जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला हो रहा है, वहां पर जो शिप्स जा रहे हैं उसके ऊपर हमला हो रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70% जो ट्रैफिक है, टैंकर ट्रैफिक, वो रुक गया है। हार्डली कोई शिप वहां से गुजर रही है, जो गुजर भी रही है उसको भी लगातार खतरा है कि उसके ऊपर अटैक ना हो जाए। तो एक प्रकार से दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा टेंशन बढ़ रहा है। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि वर्ल्ड इकोनॉमी इस समय चिंतित है। जहां तक भारत के लिए सवाल है, देखो भारत के लिए तो बड़ा खतरा है ही है। हमारा 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, उसमें से बहुत सारा ऑयल जो है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता है। ये एक भारत के लिए प्रॉब्लम है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। ऑल्दो भारत सरकार बार बार ये स्टेटमेंट दे रही है कि देखो हम पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे हैं। फिर इसके अलावा रूपी डेप्रिसिएशन हो गया। इंडिया मस्ट स्पेंड मोर यूएस डॉलर जब भी ऑयल इंपोर्ट महंगा हो जाता है। इसकी वजह से रूपी और कमजोर होगा, रूपी कमजोर होगा तो अगेन हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब कि ये साइकिल में हम फंस जाएंगे और ज्यादा भारत के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर भारत की जो बाकी की इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि पेट्रोलियम बेस्ड इनपुट है ना, जैसे प्लास्टिक, टेक्सटाइल, उसमें पेट्रोलियम बेस्ड रॉ मटेरियल लगते हैं केमिकल्स के लिए। तो यहां पर उसमें प्रॉब्लम आएगी, फीड स्टॉक में प्रॉब्लम आएगी, एंड इसकी वजह से होगा क्या, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली फिर बाकी के प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाएंगे। फिर ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट आएगा। आप सोचिए भारत कितना सारा ट्रेड करता है गल्फ कंट्रीज के साथ, डायमंड इंपोर्ट, ज्वेलरी एक्सपोर्ट वाया दुबई। तो ये सारी चीजों में इंपैक्ट होगा और अल्टीमेटली हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। फिर भारत के बहुत सारे वर्कर्स हैं वहां पर, 8 to 9 मिलियन इंडियंस गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। वॉर की वजह से यहां पर इवैक्यूएशन कराना, रेमिटेंसेस गिर जाएंगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
क्वेश्चन ये आता है कि अब यहां से आगे क्या होगा। देखो मे भी शायद ये 4 चीजें निकल सकती हैं। सबसे पहला है नेगोशिएटेड सीज फायर, कि मे भी शायद यहाँ पर ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में आपस में कुछ बातचीत हो, जो कि लग नहीं रहा है अभी के लिए, लेकिन शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। दूसरा है ये पूरा वॉर और लंबा खींचेगा, मतलब रीजनल वॉर हो जाएगा, लेबनान, सीरिया जो ऑलरेडी चल रहा है, आप देख ही रहे हो कि ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। फिर ऑयल शॉक और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। 1973 की तरह जो ऑयल शॉक आया था, क्या इस बार भी आएगा, इसको लेकर भी काफ़ी हलचल है। या फिर हो सकता है इंटरनेशनल मीडिएशन हो, जो बड़े पावर्स हैं रशिया वगैरह, बाकी भी शायद इसके अंदर आ सकते हैं और आपस में मीडिएट कराने की कोशिश कर सकते हैं। लेट्स सी होता क्या। बट आई होप कि आज सुबह से ये जो चर्चा चल रही थी कि ईरान ने 3 कंडीशंस रखे हैं, वो एग्जैक्टली क्या है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ईरान का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी एग्जाम का जो रिजल्ट आया है 2025 का, इसमें काफी बड़ी सफलता हासिल हुई है स्टडी आईक्यू की भी, बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं। इसी के मौके पर 60% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर। 2027 का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सब कुछ आपको कराया जाएगा। 18 बुक्स आपके घर पर भेजे जाएंगे। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।